आज की क्लास की शुरुआत एक फैंटास्टिक शेर से करने वाले हैं। सुनो आप लोग। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो, आसमां लाए हो लाओ जमी पे रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो, आसमां लाए हो लाओ जमी पे रख दो। आप कहां ढूंढने जाओगे मेरे कातिल, अब तो कत्ल का इल्जाम हमें पे रख दो। आइए क्लास हम शुरू करते हैं। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंपनी जो भारत पे 200 साल तक राज की। और 200 साल के राज के इतिहास क्या रहा, भारत में आने से पहले उनकी स्थिति क्या थी और भारत पे आने के बाद उनकी स्थिति कैसे बदली कि भारत को 200 साल तक उन्होंने गुलाम बना दिया। पुर्तगाल से लेकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश कंपनी का आगमन। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और भारत में आगमन होता है। भारत में आगमन के साथ उनकी भारत में पकड़ किस प्रकार इतनी मजबूत हो गई कि वो उन्होंने भारत को 200 सालों तो गुलाम बना कर रखा। हमको अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन हम सारी कथा कहानी हर चीज समझेंगे, जानेंगे। उससे पहले आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ब्रिटिश कंपनी भारत में आई कैसे। एक बाइक तो उड़ के नहीं आई होगी, ब्रिटिश कंपनी था, एक बार तो उड़ के आई नहीं होगी। धीरे धीरे प्लान बनाया होगा, सोचा होगा, समझा होगा, व्यापारी के रूप में आया, फिर यहाँ का राजा बन गए। देखो, मैंने पिछली क्लास में तुमको बताया था कि किस प्रकार वास्को डी गामा भारत का खोज करता है, फिर पुर्तगाली भारत में आते हैं शासन करने, अब व्यापार करने हैं। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। लेकिन एक दूसरे से लिंक है। क्लास देखोगे तो एक दूसरे से लिंक करके देखना, समझ आएगा किस प्रकार पुर्तगाली आए, फिर डच आए, और डच को देखकर किस प्रकार ब्रिटिश आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए। जो ब्रिटिशर्स था ना, इसको भी डर था। जिस प्रकार मैंने बताया था पिछली क्लास में, आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया था कि जिस प्रकार पुर्तगाली भारत में आए थे, पुर्तगालियों से डर के उसके बाद देखो, पहले पुर्तगाली हैं, इन पुर्तगालियों से डर के कौन है, डच। डच से भी डर के कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आते हैं, इनका क्या मकसद था। अभी ये भी डरे हुए थे क्योंकि एक दूसरे से डरना जरूरी था, क्योंकि जो पहले से व्यापार कर रहा है, जो पहले से शासक है, राजा है, जो राजा का क्वालिटी पहले से बना कर रखा है, उससे लड़ने के लिए तुमको भी राजा बनना होगा। इनको पता था कि अभी हमारी स्थिति नहीं है कि हम डच से और पुर्तगीज की सत्ता तो लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन डच से लड़ना अभी हमारी बस की बात नहीं है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कहा कि नहीं, हमको अपनी कंपनी बनाने से पहले, हमको पूर्व में जाकर व्यापार करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, पानी पर कंट्रोल, पानी समुद्र पर कंट्रोल। जिसका समुद्र पर कंट्रोल रहा वही राजा रहा, और जिसका समुद्र पर कंट्रोल नहीं रहा वो राजा नहीं रहा। इनको भी पता था कि अगर हम समुद्र पर कंट्रोल किए तभी हम राज्य कर पाएंगे। नहीं भाई, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समुद्र पे कंट्रोल करने का प्रयास किया। सबसे पहले हमको समुद्र पे कंट्रोल करना है। इसके लिए उन्होंने विशाल नेवी तैयार की। इनको पता था कि अगर हमने पूर्व में भारत जैसे देशों में गए व्यापार करने और वहां पे अगर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो कैसे मैनेज करेंगे। हमको पानी पर कंट्रोल चाहिए। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मजबूत अपना नौसेना तैयार की। मजबूत नौसेना तैयार की। कहा कि नहीं, अगर नौसैनिक क्षमता नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नौसैनिक क्षमता बहुत जरूरी है। और इन्होंने 1558 ईस्वी में, देखो कंपनी का स्थापना कब होती है, ध्यान से सुनो। कंपनी का स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है। लेकिन 1600 ईस्वी, देखो कितना पहले, 1558 में, लगभग 50 साल पहले, 1558 में इन्होंने क्या किया, विशाल सैनिक क्षमता बनाई, नौ सैनिक क्षमता बनाई। अंग्रेजों ने 1558 में समुद्री शक्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इस नौसैनिक श्रेष्ठता उन्हें पूर्वी व्यापार मार्गों पर नियंत्रण दिशा में आगे बढ़ने का प्रदान किया। एक बेस देता है कि तुम आगे बढ़ो। अब तुम्हारे पास नौसैनिक क्षमता हो गया, तुम्हारे पास पानी पर कंट्रोल हो गया, और डच हो, पुर्तगाल हो, कोई हमारे सामने टिक नहीं सकता। इसको कहते हैं सोच। एक तुमको क्या लगता है कि तुम जैसे एग्जाम देने जा रहे हो, तुम एग्जाम और जा रहे हो बीपीएससी के एग्जाम देने, और तुम आंख मूंद कर जाकर बैठ जाओगे, तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। अरे बहुत धुरंधर बैठे हैं तुम्हारे बगल में, तुम्हारे जो बगल में बीपीएससी का पेपर दे रहा है ना, तुमसे बड़ा धुरंधर है। रात भर जग के पढ़ाई किया है, सालों गंवाया है, तुम्हारे जो बगल में बैठा है। तुमको क्या लगता है तुम मुंह उठा के गए, बैठ गए, अब मार के तुक्का मार के तुम पास कर जाओगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए प्री प्लान तुमको पहले से तैयार होना पड़ेगा।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा है, पहले से अपने को तैयार कर रहा है। वहां की कंपनी पता था कि अगर हम मुंह उठा के जाएंगे वहां व्यापार करने, हम टिक नहीं पाएंगे। हमको पहले नौसेना को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हमने पानी पर कंट्रोल नहीं किया, हमारी सत्ता काबिज नहीं हो पाएगी। इनको पता था। तुमको अगर किसी से लड़ाई करना है, अगर तुमको मान लो तुम्हारा कोई दुश्मन है, पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है, तुमको पता है कि उससे तुमको लड़ना है, अरे लड़ना है तो पहले तुमको क्या कराटा सीखना पड़ेगा, पहले तुमको बंदूक खरीदना पड़ेगा, पहले तुमको अपने हथियार इकट्ठा करो, अपने सवांग बुलाओ, आदमी बुलाओ। अरे पहले तुम फौज तैयार करो ना, उसके बाद लड़ाई करोगे। कि चले जाओगे कि हाँ हम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, हम तुम लड़ेंगे। अरे तो पिटवो करेगा तुमको पकड़कर, ऐसा नहीं होता। पहले प्री प्लान, एग्जाम देने जा रहे हो तो प्री प्लान होके जाओ, पूरा तैयार होके जाओ, नो चिंता, क्वेश्चन जो भी आए हम फोड़ डालेंगे। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आता है तो फुल कॉन्फिडेंस से आता है कि पानी पर कंट्रोल है। अब पानी पर हमसे बड़ा कोई नौ सेना शक्ति नहीं है जो हमको हरा सके। इतना कंट्रोल के साथ ब्रिटिशर्स आते हैं। और 1599 की बात है कि ब्रिटिश कंपनी की स्थापना से पहले एक व्यापारी था, कहा कि नहीं हम पहले जाएंगे, भारत में देखेंगे, भारत में हम व्यापार कर पाएंगे नहीं। उसका नाम क्या था, मिल्ड हॉल का भारत, देखो इसका नाम था मिल्डेन हॉल, ध्यान रखना, मिल्डेन हॉल का भारत आगमन। भारत आता है कब, व्यापारी था 1599 में भारत आता है। भारत घूमा, भारत देखा, भारत में व्यापार कैसे करें, यहाँ से पैसे कैसे कमाए, चारे सब चीज पर ध्यान दिया विशेषकर। उसके बाद से फिर कहाँ गया, फिर यहाँ से व्यापार देखकर समझकर कि हाँ कि प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है, इतना प्रॉफिट कहाँ हमको मिलेगा, और इसीलिए व्यापार देखा। अब भुकलोलो व्यापार देखा, फिर कहाँ गया, फिर गया ब्रिटेन गया, क्योंकि ब्रिटेन से तैयार था भकलोलवा। अब फिर ब्रिटेन पहुंच गया। अब ब्रिटेन जाकर बताया कि सच में वहां पे बहुत ज्यादा मसाला है, सूती कपड़ा है, इतना व्यापार का क्षेत्र है, तुम क्या कर रहे हो भाई, चलो हम लोग व्यापार करते हैं। तब तक इसका नौसैनिक ताकतवर हो गई थी। अब नौसेना पर कंट्रोल है, अब उसको राजा बनने से कौन रोक सकता है। पानी पर कंट्रोल, आज के समय में जो सोशल मीडिया पर कंट्रोल। आज हम क्यों बोलते हैं कि अमेरिका इतना आगे निकल रहा है, फेसबुक अमेरिका का, यूट्यूब अमेरिका का, जिससे तुम पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब अमेरिका का, फेसबुक अमेरिका का, इंस्टाग्राम अमेरिका का, व्हाट्सएप अमेरिका का, हर चीज अमेरिका। आज के समय में जो सोशल मीडिया हमारे डेटा पर कंट्रोल करता है वही राज करेगा। उस टाइम जो पानी पर कंट्रोल करता था वही राज करता था। आज से 500 साल पहले की बात है। जो आज के समय में जो दुनिया को कंट्रोल करना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस प्रकार लोगों को गुलाम बनाई थी, अगर आज वही सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब सबको गुलाम बना रहा है। तुम एडिक्ट होते जा रहे हो। तुमको क्या लगता है कि आज तुम रात में सोने जा रहे हो तो फिर वही सोशल मीडिया चला रहे हो, दिन में वही देख रहे हो। अगर तुमसे छीन लिया तुम्हारा क्या हालत होगा। वही देखो अंबानी जैसे आदमी, देखो जिसने जियो लेकर आया था। जियो क्या था, जियो लेकर आया था कि हम जियो तुमको फ्री प्लान के साथ, जियो 2016 में जो जियो आया था फ्री प्लान के साथ आया, तुमको कोई पैसा नहीं देना है, जियो कंपनी आ गई थी। लेकिन आज तुमको 5G प्लान चाहिए जियो में, 5G प्लान चाहिए तुमको जियो में, तो 349 का रिचार्ज चाहिए। और अगर तुमको 5G प्लान चाहिए तुमको, तो इतना महंगा हो गया डाटा। सारी कंपनी उसको पे करते होंगे सोशल मीडिया की, फेसबुक की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, यूट्यूब की वजह से उनको कमी नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पूरा विश्व को कौन गुलाम बना रहा है, फेसबुक जैसी कंपनियां बना रही है। सब फेसबुक जैसी कंपनियां सबको गुलाम बना रही है। वैसे स्थिति उस टाइम थी। अभी डेटा पर कंट्रोल जो करता है वही मालिक कहलाता है। लेकिन उस टाइम जो समुद्र पर कंट्रोल करता था वही मालिक था। ये तो यही था ईस्ट इंडिया कंपनी की मेन पावर, समुद्र पर कंट्रोल। जब मिल्डेन हॉल देख कर गया, यहाँ से यात्रा देख कर, उसके बाद जाकर बताया उन लोगों से कि भाई चलो वहाँ पे ब्रिटेन करना। अब तो वहाँ पे हम लोगों का खजाना मिल गया है। अब खजाना मिल गया है तो वहाँ पे क्या करोगे। और जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कुछ व्यापारी मिले, देखो कुछ व्यापारी मिले, और ईस्ट इंडिया कंपनी किसी एक की नहीं थी, किसी बाप की कंपनी नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी, कुछ लोगों की समूह, एक शेयर होल्डर होते हैं। जैसे मान लो जियो कंपनी है, आज जियो की कंपनी है, जियो कंपनी में हजारों लोग। अरे तुम शेयर मार्केट के कुछ नहीं जानते, इतना जानते हो शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट में लोग शेयर खरीदते हैं। जैसे मान लो जियो का शेयर हो गया, मान लो आई थिंक कुछ भी हो, मान लो 100 रुपये का शेयर है, अगर मैंने 10,000 का शेयर खरीद लिया तो मेरे पास शेयर हो गया ना, मैं भी शेयर होल्डर हूं। वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी उसके पास शेयर होल्डर थे। शेयर होल्डर बहुत लोग आकर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए। सरकार की कंपनी नहीं थी, ध्यान रखना। पुर्तगाल की कंपनी सरकार की थी, डच की कंपनी सरकार की थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की कंपनी नहीं थी, किसी बाप की कंपनी नहीं थी, लोगों की कंपनी थी। इसीलिए इतना पावर उसको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव थिंग यही था, उसको निर्णय लेने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। उसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, 24 मेंबर का एक समूह था। 24 मेंबर का एक समूह था।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कंपनी काम करती थी कि ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। इनके पास इतना पावरफुल था और इन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना कर दी। और महारानी एलिजाबेथ उस टाइम ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अब देखो कोई काम करना है, राजशाही तो है, आज भी राजशाही है, वहां पे राजशाही तो कायम है, सबको पता है कि राजशाही राजा है। तो तुमको कंपनी स्थापित करना है तो राजा का परमिशन तो लेना पड़ेगा। आज तुम ही बताओ, अगर मुझे कोई कंपनी खोलना है तो हम रजिस्टर कराते हैं कि नहीं सरकार के एमएसएमई पोर्टल पर रजिस्टर कराते हैं जाकर, हाँ एक हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस खोल रहे हैं, हम एक छोटा सा उद्यम स्टार्ट कर रहे हैं, करते हैं। सेम वैसे ही था। इन्होंने यार एलिजाबेथ से कहा कि एलिजाबेथ मैम हमको कुछ दे दो, परमिशन दे दो, हमको जाना है व्यापार करने, हम पूर्व में जाकर व्यापार करेंगे, हम भारत में व्यापार करेंगे, हम लाएंगे तो तुमको प्रॉफिट देंगे। सरकार से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जितने शेयर होल्डर थे, धारक थे, सबने जाकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया हमको। फिर एलिजाबेथ ने सोचा कि चल ट्राई करते हैं, अभी तक तो कोई पूर्व में गया नहीं है हमारे यहाँ से व्यापार करने, चलो सब बबुनवा सब बोल रहा है कि हम जाकर व्यापार करके पैसा कमा के लाखों लाएंगे तो तुमको भी देंगे। एलिजाबेथ के मन में लालच आ गया, चलो आएगा सब तो हमको भी तो मिलेगा पैसा। एलिजाबेथ को उस टाइम डाउट नहीं था कि जा रहे हैं तो इनका उपनिवेश स्थापित कर ले, वहां पर राज्य स्थापित कर ले। एलिजाबेथ को लग रहा था व्यापार करने जा रहे हैं, लाएंगे 2 रुपये कमाएंगे, 1 रुपये हमको देंगे, 1 रुपये अपने पास रखेंगे। लेकिन समझो एलिजाबेथ प्रथम ने जैसे आज्ञा दी तो कितने साल के, 15 साल के। एलिजाबेथ ने कहा कि नहीं हम तुमको परमानेंट नहीं देंगे, क्या पता कैसे सिचुएशन बने तुम व्यापार कर पाए कि नहीं। 15 साल की इन्होंने, एलिजाबेथ ने 15 साल की व्यापार का अधिकार देती है और 15 साल का अधिकार के साथ इन्होंने व्यापार की शुरुआत करते हैं। अब 15 साल का अधिकार तो मिल गया, अब इनका था कि हम कैसे, देखो 15 निदेशक थे, डायरेक्टर थे इसमें, इनका था कि हम व्यापार कैसे करें और व्यापार को कैसे बढ़ाएं। देखो महारानी एलिजाबेथ, देखो पिक्चर देखोगे तुम्हारे माइंड में पिक्चर मैप होना चाहिए, एलिजाबेथ के बारे में पिक्चर मैप होना चाहिए कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ध्यान रखना सारी बातें द्वारा रॉयल चार्टर जारी किया गया, कंपनी की स्थापना की गई, रॉयल चार्टर के माध्यम से कंपनी की स्थापना हुई महारानी एलिजाबेथ। इतना चीज़ तुमको ध्यान देना चाहिए एलिजाबेथ कौन है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, तुम लोग हल्का हल्का सा मैं तुमको कॉन्सेप्ट, फैक्चुअल डाटा कितना रटोगे, फैक्चुअल डाटा रटने के लिए तुमको इतिहास के 50 किताब मिले, फिर तुम लाखों रुपया देकर क्यों किसी आईएएस के कोचिंग में जाकर पढ़ाई करते हो, क्यों करते हो कि तुमको सिर्फ रटना नहीं है, तुमको समझना है, तुम्हारे पास थिंकिंग चाहिए, इतिहास को समझने के लिए तुम्हारी थिंकिंग चाहिए, तुम इतिहास को समझोगे। फिर फैक्चुअल डाटा क्या है, अगर दाल चावल सब्जी हो तो तुमको क्या पहले चावल इंपॉर्टेंट है कि पहले तुम्हारे लिए उसके ऊपर से नमक चाहिए या मसाला चाहिए, क्या चाहिए? अरे मसाला नमक तो तुम बाद से भी छीट लोगे कम, लेकिन तुमको चावल दाल इंपॉर्टेंट है, मेन बेस तुमको तैयार करना है। वैसे ही अगर इतिहास का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर करो, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कंपनी का स्थापना होता है हमारे एलिजाबेथ के नेतृत्व में और सूरत में पहली फैक्ट्री की, देखो बात होता है कि हॉकिंस जो सूरत में पहली फैक्ट्री का स्थापना होता है। और हॉकिंस देखो अंग्रेज जब आए थे ना, तो अंग्रेजों को पता था कि हाँ कि पहले से तो यहाँ पे तो फैक्ट्री स्थापित हो रही है, क्योंकि पुर्तगाली आकर फैक्ट्री स्थापित किए हैं, डच आकर फैक्ट्री स्थापित किए हैं, तो ये अभी आए आँख मूंद कर फैक्ट्री का स्थापना कर ली सूरत में, बिना किसी से पूछे, राजा से परमिशन भी नहीं ली, आया आँख मूंद के आए, सब ब्रिटिशर्स आए। और 1608 ईस्वी में, कब 1608 में आकर सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कर दी सूरत में। फिर अंग्रेजों को पता चला कि हमने तो पूछा ही नहीं, हमने तो यहाँ के राजा से परमिशन लिया ही नहीं, अब फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब फैक्ट्री तो अस्थायी नहीं थी, क्योंकि राजा का परमिशन के साथ ही फैक्ट्री अस्थायी होती है। अगर तुम अपने आप से आकर तुम फैक्ट्री स्थापित कर देते हो तो तुम्हारा तो फैक्ट्री हो नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बाप का तो देश है नहीं, देश किसका है? भारतीय। उस टाइम भारत में कौन थे? राजा थे, उस टाइम मुगल एम्पायर था। तो अंग्रेज जब आए भारत में तो उन्होंने तो ब्रिटेन से तो आज्ञा पत्र ले लिया था, महारानी एलिजाबेथ ने दे दिया था कि जाओ तो भारत से पूर्व से व्यापार करके आओ। लेकिन यहाँ आने के बाद तुमको भाई व्यापार करना है तो यहाँ के राजा से परमिशन लोगे कि नहीं, कि आके अपने आप फैक्ट्री स्थापित कर दोगे। फैक्ट्री मतलब गोदाम, कुछ नहीं था, एक गोदाम था, माल खरीदते थे, लाकर गोदाम में ठूसते थे, फिर लाकर बेचते थे, बस इतना ही काम था। तो कौन थी? तो 1800। लेकिन जहांगीर कैप्टन को लगा नहीं हमको राजा से परमिशन लेना पड़ेगा, तो कैप्टन हॉकिंस गया जहांगीर के दरबार में। आगरा में जहांगीर बैठा हुआ था, एकदम राजा के टाइप में आगरा में फील हो रहा था। आगरा के जहांगीर की बात है भाई, जहांगीर छोटा मोटा इंसान थोड़ी है। अगर तुम बात करते हो तो अकबर का पुत्र है जहांगीर, अकबर महान शासक अकबर का बेटा है जहांगीर, छोटा मोटा नहीं है। जहांगीर बैठा हुआ था लाल किला में, और हॉकिंस गए एकदम शांत, एकदम हाथ जोड़ के निवेदन करने हॉकिंस पहुंचते हैं। हॉकिंस को फारसी भाषा के बहुत अच्छा ज्ञाता था, फारसी भाषा उसको आता था, और जाकर हॉकिंस बात करता है एकदम, जहांगीर जाकर फारसी भाषा में लगातार उससे बात करता है। और बात करने का मकसद यही था कि हमको अधिकार चाहिए। लेकिन उस टाइम
अधिकार नहीं मिला, क्योंकि पुर्तगाली भारत में पहले से थे, और पुर्तगाली भारत में पहले से थे तो उन्होंने जहांगीर को स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया था कि नहीं, नहीं देना है सरकार, बहुत चौकोड़ा है सब, बहुत चौकोड़ा है सब। पुर्तगाली जाकर कान भर दें किसका, जहांगीर का। लेकिन हॉकिंस बहुत प्रयास किया, लेकिन इनकी सफलता नहीं मिली। हॉकिंस खाली हाथ लौटा है, परमिशन ही नहीं मिली। बिना परमिशन का 1608 में इन्होंने गद्दिया फैक्ट्री स्थापित कर दी, कोई परमिशन नहीं था, चोरी छुपे स्थापित कर दिया था इसने, बिना परमिशन का स्थापित कर दिया था। पर अभी तक इसको परमिशन तक नहीं मिला कि गद्दी खोलने का, यहाँ पे फैक्ट्री खोलने का। अगर आप पूछा, खाली हाथ इसको लौटना पड़ा। अरे 1609 ईस्वी की बात है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार का अधिकार दे दिया। लेकिन जब भारत में आया, फिर एलिजाबेथ की उस टाइम निधन हो गई थी, और एलिजाबेथ के निधन के बाद वहाँ का जो राजा बना, ब्रिटेन के सम्राट बने, नाम था जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत चालाक थी। अब एलिजाबेथ तो उनको 15 साल का अधिकार देती, जेम्स प्रथम के पास गए, हाथ जोड़े हैं और दिखाया कि देखो सरकार, हमने कितना % जीता है। ध्यान रखना, उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब लाभ था ना, सालाना 20% लाभ था, क्योंकि बहुत कम इनको प्रॉफिट हो रहा था उस टाइम, बहुत कम। 60 गुना प्रॉफिट के साथ वास्को डी गामा लौटा था, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि भारत में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। अब मान लो तुम बाजार में जाते हो, अब बाजार में 4 दुकान है कपड़े का। एक ही तुम पहला दुकान में गए, जींस कितने का है, तो जींस बोलता है कि 800 का जींस है, नहीं लेंगे, दूसरे दुकान में जाएंगे, जींस कितना का है, वहां तो 800 मिल रहा, तुम कितना में दोगे, 750। फिर तीसरा में गए, वो 750 में दे रहा, तुम कितना दोगे, चलो भाई 500 में देते, हटाते हैं। इसको कहते हैं बार्गेनिंग पावर। लेकिन जब पुर्तगीज आए, जब वास्को डी गामा आया था, उस टाइम कोई बार्गेनिंग नहीं था भाई, कोई कंपनी नहीं थी, एक अकेला पूरा व्यापारिक मार्ग खोज करके आया था। फिर डच आए, प्रतिस्पर्धा होती नहीं थी, लेकिन जब ब्रिटिश आया ना, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी, पुर्तगाली, डच, इनको लगा कि उतना प्रॉफिट अब कमा नहीं पाएंगे। अब 60 गुना प्रॉफिट, और मान लो 3 शक्ति है, 60 गुना 3 कितना हुआ, 20%। अब प्रॉफिट घट के 60 से कितना हो गया, 20%। सलीना 20% का लाभ पे काम कर रहे थे कंपनी। लेकिन कंपनी बहुत होशियार थी, कम पैसा कमा रही थी, लेकिन भारत को समझ रही थी, भारत को जान रही थी। और फिर कंपनी वाले गए जाकर बोले किससे, जेम्स प्रथम से कि दे दो भाई। तो जेम्स प्रथम ने बोला ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले जाओ यहाँ से। और जेम्स प्रथम कहाँ गया, जेम्स प्रथम ने इसको अनिश्चित काल के व्यापार का अधिकार देता है 1609 में। अब कंपनी तो भाई अनिश्चित काल के अधिकार के साथ कंपनी तो भारत में, अब तो भारत में अपना एक्टिविटी और बढ़ाने वाली थी, क्योंकि उसको पता था कि अब तो अधिकार हमको मिल गया, अब हम क्या करेंगे। लेकिन उनको सबसे बड़ा खतरा था ना कि जो यहाँ के लोग थे, पुर्तगाली थे, और पुर्तगाली की शक्ति, डच की शक्ति की वजह से खतरा था कि देखो सेना पर हमको पानी पे तो हम तो उतना भी प्रैक्टिस करके आए हैं कि उतना मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ कि बीपीएससी में बैठेंगे तो फोड़ दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस हो तो तुम फोड़ दोगे। लेकिन वहीं कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो कुछ नहीं होता है। इनको पता था कि हमने तो लगभग 50 साल तक नौसेना तैयार की है, और नौसेना इतना कि यूरोप का सबसे बड़ा नौसैनिक क्षमता हमने हासिल किया है। तो पुर्तगाली क्या है, यही घमंड में थे, मौका तो मौका मिलेगा, हम पुर्तगालियों को धो डालेंगे, हम फोड़ डालेंगे। पुर्तगाली हमारा सब है क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मौका कब मिलता है, मौका इनको मिलता है। पुर्तगाली विजय और स्थानीय कारखाना, 1611 की बात है, स्वाली होल की नौसैनिक जीत। कैप्टन मिडेल्टन ने सूरत के निकट स्वाली होल में पुर्तगालियों के जहाज बेड़े को करारी शिकस्त दी, और यह अंग्रेजों की भारतीय जल क्षेत्र में पहली महत्वपूर्ण सैन्य जीती थी। 50 सालों का जो प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस उभर के सामने आता है। और यहाँ पे स्वाली, कैप्टन मिडेल्टन ने, स्वाली नाम था सूरत के स्वाली होल, इस स्वाली होल में पुर्तगाली जहाज बेड़ों को शिकस्त देता है, परास्त करता है, धो डालता है अंग्रेजों ने। पहली बात था जब अंग्रेजों ने नौसेना की क्षमता दिखाई और पुर्तगाली को ढो डाला, इतिहास की पहली घटना थी। अब घटना जब होता है तो जहांगीर देखता है कि वाह, ये तो पुर्तगालियों को बाप निकल आया भाई। जब अभी तक जहांगीर को लगता था पुर्तगाली जाकर कान भरे थे, हॉकिंस को कुछ नहीं मिला था, खाली हाथ आया था, लेकिन जब देखा कि पुर्तगाली भी हार चुके हैं, किससे, ब्रिटिश से, तब जहांगीर का थोड़ा माइंड सेट चेंज होता है। और जहांगीर का जब माइंड सेट चेंज होता है तो 1613 ईस्वी में उसने फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार दे देता है। कहता है कि जहांगीर 1613 में पुर्तगालियों पर विजय से प्रभावित होकर मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरत में अस्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दे देता है। ये बहुत बड़ी जीत थी। अभी तक 1608 से जो अस्थायी कारखाना चल रहा था, आज अस्थायी कारखाना की मांग, और आज अस्थायी कारखाना हो गया। जो कारखाना अस्थायी था आज अस्थायी हो गया। इसको कहते हैं कि हम शक्ति समय पर इस्तेमाल करो। पावर ऐसे ही नहीं, पावर समय पर दिखाओ। तुम्हारे पावर है, तुम सीना तान के चल रहे हो, अरे जब सीना तान के चलने का समय आएगा तब तान के चलना।
56 इंच का सीना दिखा रहे हो, अब मान लो युद्ध फंस गया तो तुम बैक हो गए, तो तुम्हारा 56 इंच का सीना किस बात के लिए तुम्हारा 56 इंच का सीना? अरे 56 इंच का सीना तब दिखाओ जब सामने वाला देश तुमको ललकार रहा हो, तब दिखाओ 56 इंच का सीना कि हम तुमको जवाब देंगे। पहले से हम तान के चल रहे हैं अपने देश में 56 इंच का सीना, अब पता चला कि युद्ध के समय में तुम बैक हो गए। इसको क्षमता नहीं कहते, क्षमता ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सीखो। देश को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सीखना चाहिए कि भारत जहांगीर के दरबार में जाकर जहांगीर से एकदम निवेदन, पावर तो बहुत है, इतना पावर था कि जहांगीर को हरा देता, इतना पावर था, लेकिन तब भी निवेदन आराम से हाथ जोड़ कर विनती कर रहा था कि हॉकिंस का हमको दे दो, लेकिन नहीं मिला। कान भर रहा था उसका कौन? पुर्तगाली। लेकिन जब क्षमता देखा इसका तब जहांगीर को समझ आया कि बाल जब इतना बड़ा पावर को हम छोड़ रहे थे। उसके बाद से कंपनी को इसने दे दी मौका कि जाओ तुम व्यापार करो, नौसेना तुम्हारा बहुत तगड़ा है। और थॉमस रो का मिशन और दक्षिण भारत की ओर रुख। देखो बात होता है, उसके बाद से जहांगीर के जाने के बाद थॉमस रो भारत में आता है। देखो थॉमस रो था, उसको भी व्यापार करना था। थॉमस रो ने सोचा कि अब तो 1613 ईस्वी में व्यापार का अधिकार मिल गया सूरत में, तो थॉमस रो सोचा कि भारत में हर जगह हम व्यापार कर लेंगे, हर जगह व्यापार करेंगे। अब तो जहांगीर प्रभावित हो ही गया है, अब व्यापार करने का मौका मिल जाएगा। और 1615 ईस्वी में थॉमस रो का आगमन होता है, ब्रिटिश से आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको भेजता है 1615 में। जहांगीर आया था, उसके बाद से लगभग 7 साल बाद 8 में आया था, 1608 में। फिर अब तो जब 13 में इनको मौका मिल गया ना, इनको लगा कि नहीं अब तो वहाँ के मुगल एम्पायर हमसे प्रभावित हो रहा है, तो ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। उसका उद्देश्य था मुगल साम्राज्य के साथ औपचारिक व्यापारिक संधि करना, और हालांकि 3 वर्षों की कोशिश के बाद भी कोई ठोस सफलता नहीं मिली। अब देखो मुगल एम्पायर था, वो भी धीरे धीरे इन विदेशियों के चक्कर चुंगल को समझ रहा था। अब सूरत में तो अधिकार दे दिया था कि इस क्षेत्र में, अगर मान लो सूरत है, अब मान लो ये सूरत है, तो सूरत में तुमको अधिकार हो गया कि सूरत में तुम जाकर व्यापार करो। लेकिन सूरत में तुम व्यापार करो, इतना तो तुमको मिल गया कि तुम जाकर सूरत में व्यापार करो, ठीक है। लेकिन सूरत में तुमको व्यापार करने का अधिकार हमने दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत में हर जगह हम तुमको व्यापार करने का अधिकार देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में हम हर जगह आपको व्यापार करने का अधिकार देंगे, बिल्कुल नहीं। इसी को देखते हुए इन्होंने बहुत सफलता, थॉमस रो लगभग 1615 से लेकर लगभग 1619 तक रहा मुगल दरबार में, बहुत कोशिश किया कि हमको मिल जाए मौका, लेकिन इसको नहीं मिला। और फिर 1620 ईस्वी में पुर्तगालियों का पुनः विजय, अब फिर आ गया, फिर अंग्रेजों ने लगा कि अच्छा मुगल साम्राज्य तो हमको अब कमजोर समझ लिया है। जब हमने ब्रिटिशर्स को हराया था स्वाल होल में जब हम उसको पराजित किया था, तो लगता है कि ब्रिटिश सरकार अब मुगल एम्पायर भूल गया हमारे कारनामों को। अब ब्रिटिशर्स फिर उनको गुस्सा आया, क्योंकि अब फिर परमिशन नहीं मिला पूरा भारत में व्यापार करने का, संधि नहीं हो पाई। अब बहुत गुस्सा आया कंपनी को, अब कहा कि नहीं अब तो पुर्तगालियों को हम अच्छे से धोएंगे। पुर्तगालियों का जो इतना तान के पुर्तगाली चल रहा है ना कि अब सेना हम पानी पर हमारा कंट्रोल है, अब तो दिखाएंगे। और 1620 की घटना है, एक और नौसैनिक युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया, और जिससे हिंद महासागर में उनकी स्थिति मजबूत हुई। पुर्तगालियों की स्थिति कमजोर हो गई, ब्रिटिशर्स की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। फिर एक बार फिर धोया इन्होंने, और दक्षिण भारत की ओर देखो इनका मानना था ना कि देखो इनका मानना था कि मैं अभी आया हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी आकर जो भारत है, ये जो भारत है, तो भारत में इधर तो इस जो भारत के जो पश्चिमी तट है, भारत का पश्चिमी तट है, यहाँ पे कौन था? पुर्तगालियों का, यहाँ पर पुर्तगाली पहले से कब्जा किए हुए थे, और पूर्वी तट पे डच। अब इनका था कि इस तट पे हम जाएंगे, सूरत में तो फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, इनका था यहाँ पर बंगाल था। अब इनका था कि नहीं अभी हम उत्तर भारत में हमको प्रवेश करना बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि मुगल एम्पायर है, अब मुगल एम्पायर इतना कमजोर है। अभी अकबर का इतना महान साम्राज्य था, अकबर के बाद जहांगीर का शासन चल रहा था, अभी जहांगीर शाहजहां औरंगजेब का शासन आएगा। अभी तो मुगल एम्पायर लगभग 1707 तक बना हुआ, भरपूर पूरा पुरजोर शक्ति के साथ बना था, उसके बाद से शक्ति कमजोर हुई। इसको पता था कि अभी हम लड़ नहीं पाएंगे लोगों से, इसी कारण से इन्होंने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर, जैसे विजयनगर साम्राज्य हो गया, उन पे टारगेट किया कि छोटे छोटे राज्यों को टारगेट करते हैं। और इसी चतुराई के साथ उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे, चंद्रगिरी नाम था उनका, विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे, उनसे क्या किया, मद्रास एक था, मद्रास जो तमिलनाडु में मद्रास है ना, उस मद्रास को क्या किया ना, पट्टे पे ले ली कि हमको दे दो भाई, हम तुमको पैसा देंगे, और फिर मद्रास में हमको एक अपना जो फैक्ट्री खोलना है, आज तुमको हम महीना देंगे, तुमको हम क्या देंगे, सलीना पैसा देंगे। मद्रास अधिग्रहण और सेंट जॉर्ज किला, उन्होंने कहा कि देखो अब गए, चंद्रगिरी के राजा थे वहाँ, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, और उनसे कहा कि चंद्रगिरी आप मुझे दे दो। अब उनको लगा ठीक है पैसा मिल रहा है, मद्रास इन्होंने दे दिया, ले जाओ, चंद्रगिरी के राजा था, मद्रास ले जाओ। लेकिन इन्होंने क्या किया,
स्थानीय राजा से, वहां का स्थानीय राजा से मद्रास तो ले लिया और लीज पर मद्रास ले लिया। स्थानीय शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को लीज पर लिया और दक्षिण भारत में उनकी अस्थायी स्थिति की उपस्थिति की शुरुआत हो गई। उन्होंने किला बनवाया। कौन सा किला था? सेंट जॉर्ज किला, याद रखना है, सेंट जॉर्ज किला 1639-40 की बात है। और 1639 लगभग 101 साल ही बाद 1640 में चंद्रगिरी के राजा से छीन लिया। चंद्रगिरी के राजा से विजयनगर साम्राज्य के उत्तराधिकारी से मद्रास की भूमि पर प्राप्त की, यहाँ कारखाना खोला। चंद्रगिरी के राजा से ही उनका प्राण छीन लिया, कहा कि तुमको 1 रुपया नहीं देंगे, अभी मेरा हो गया, तुमको चाहिए तो लड़के दिखाओ हमसे, आओ पंगा लेके दिखाओ। मतलब तुम्हारे ही घर में हम रूम लेकर रहने आए, अब कल होकर तुमसे ही बोलता हूँ कि तुमको निकाल के दिखा। अब घर का मालिक मैं हूँ, इसलिए सोच लो, किसी को अपने रूम रेंट पर देने से पहले सोच लेना। अगर वो शक्तिशाली तुमसे निकला, तुमसे पावरफुल निकला, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे उसका। तुम्हारे घरों में रहेगा, तुम्हारे घर में कब्जा कर लेगा, कॉल तान के चलेगा कि घरवा मेरा है, तुम्हारा घरवा है, तुम लेकर दिखाओ ना। वही हाल यहाँ पे था। अरे वही जो मद्रास था, इस मद्रास को अंग्रेजों ने लीज पर लिया था, हम लीज पर दे दो, हम पैसा तुमको देंगे। अब कल होकर ये अंग्रेज बोलते हैं एक साल मात्र 1 साल बाद बोलते हैं कि यहाँ के राजा के, जो चंद्रगिरी के राजा जो विजयनगर साम्राज्य के थे, बोलते हैं कि तुम लेकर दिखाओ, तो मेरा वो छीन लिया उनसे ताकत के बल पे। इसको कहते हैं अंग्रेज। सेंट जॉर्ज किले का निर्माण मद्रास में प्रसिद्ध फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया, जो आगे चलकर दक्षिण भारत में ब्रिटिश शक्ति का केंद्र बना। कौन सा किला था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज कहो या फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहो, इतनी चीजें तुम ध्यान रखना। अंग्रेजों की स्थिति कैसे सुदृढ़ होती है? अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ होती है। और देखो अब इसी में जॉर्ज पंचम, जो जॉर्ज थे, जो चार्ल्स द्वितीय थे, चार्ल्स द्वितीय जो था वो कौन था? तो ब्रिटेन का राजा था चार्ल्स द्वितीय उस समय। कब की घटना है? 1661 की बात है। चार्ल्स द्वितीय कौन था? ब्रिटेन का राजा था। और चार्ल्स द्वितीय को पता चला कि ऐसी स्थिति कि पुर्तगाली भारत में, पुर्तगाली के प्रभाव अभी भी कायम है, पुर्तगाली हमारी कंपनी को ठीक से काम नहीं करने दे रहा। इसने दिमाग लगा, कहा कि पुर्तगालियों से संबंध सुधारो, क्योंकि पुर्तगाली थे जाकर जहांगीर को बोला था कि नहीं, इनको अधिकार नहीं देना। तो पुर्तगालियों से इनको संबंध सुधारने की बात आती है। और इसी संबंध को सुधारने के लिए पुर्तगालियों ने, इन्होंने क्या किया, इनके पुर्तगाल की जो महारानी थी, राजकुमारी थी, कैथरीन से शादी कर ली। किसने? चार्ल्स द्वितीय ने कैथरीन से विवाह कर लिया। मतलब पुर्तगाल, जो यूरोप में पुर्तगाल देश है, वहाँ की जो महारानी थी कैथरीन, उनसे शादी कर ली। ब्रिटेन का राजा। अब तो भाई संबंधी हो गए, अब वहीं ब्रिटेन वहीं पुर्तगाल संबंधी हो गए। अब इनके बेटी रोटी का संबंध हो गया। अब लड़ाई कैसे हो? अब लड़ाई करना तो मुश्किल हो गया। अब खुशी खुशी क्या किया पुर्तगाल ने? बम्बे, जो पुर्तगालियों का, मैं आपको बता रहा था ना, पुर्तगाली जब आए थे तो कालीकट पर कंट्रोल किए थे। पुर्तगाली जब आए थे तो सूरत पर कंट्रोल किए, गोवा पे कंट्रोल किए, यहाँ पे जो कालीकट पे कंट्रोल किए। और यहाँ पे बम्बे, जो बम्बई प्रांत था, बम्बई पे कंट्रोल किए हुए थे। यहाँ पे कंट्रोल उनका था पहले से। अब इसी बम्बई प्रांत को, भारत का नक्शा, ये इंडिया का नक्शा है भाई, तुम इतना ध्यान रखो, इंडिया का नक्शा है। अब बम्बई प्रांत को क्या किया पुर्तगालियों ने? चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया कि आप तो महारानी से विवाह किए, चलो भारत के बम्बई प्रांत को तुमको चार्ल्स द्वितीय को हम ले जाओ भाई दहेज में तुम। अब चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिल गया। अब चार्ल्स द्वितीय क्या किया? पाउंड पे, चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड वार्षिक दर पे, 10 पाउंड कंपनी से बोला कि तुम हमको 10 पाउंड देना। भारत में है बम्बई टापू है, समुद्र से जुड़ा, तुम अच्छा पोर्ट बना सकते हो, व्यापार कर सकते हो, वो टापू तुमको देते हैं। इस प्रकार कंपनी का विस्तार भारत में हुआ। और वहां पे राजा ने भी दे दिया इनको, बम्बई इनको दे दिया। आगे चलकर बम्बई को बहुत बड़ा इन्होंने एक व्यापारिक केंद्र बनाया था। आगे चलकर बम्बई को बहुत बड़ा इन्होंने एक व्यापारिक केंद्र। देखो कंपनी का विस्तार इस प्रकार होता है, कंपनी हड़बड़ाई नहीं, किसी काम में हड़बड़ाना नहीं चाहिए, एक एक करके हर चीज होता है, एक एक करके होता है। देखो जो मैंने स्लाइड में डाला है तुमको रिवीजन के लिए डाला है। देखो अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई 1558 में। 1599 में व्यापारिक मिडलटन का भारत आगमन होता है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और 15 वर्षीय का अधिकार। 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री। ये तुमको रटने के लिए है, तुम इसको रट लो, फैक्चुअल डाटा है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, फैक्चुअल डाटा भी दे रहा हूँ तुमको, जितना एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। हॉकिंस का जहांगीर के दरबार में असफलता हुई, जेम्स प्रथम द्वारा अनिश्चित काल का अधिकार मिला। स्वाली होल का विजय, मछलीपट्टनम कारखाना और सूरत में अस्थायी कारखाना खोलने की अनुमति 1611 से 13। मद्रास अधिग्रहण, सेंट जॉर्ज किले का निर्माण और बम्बई दहेज में मिला 10 पाउंड वार्षिक कंपनी को देना होता था राजा को। अब देखो, अब एक बीपीएससी, मेरा टारगेट मेन है कि तुमको बीपीएससी के तुम पेपर दे रहे हो, अगर तुम 73वीं बीपीएससी, अगर तुम 73वीं बीपीएससी में पार्टिसिपेट करने वाले हो
तो तुम ध्यान रखो 2027 में 73 बीपीएससी होगा। अब मेरा टारगेट है उस टाइम तक तुम्हारे इतिहास को इतना मजबूत बना दूंगा कि इतिहास का जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। जितना क्लास में लूंगा तुम ध्यान से नोट्स बनाओ, मैं जितना बता रहा हूँ नोट्स तैयार करो, पढ़ो, और उसके बाद से मैं तुमको रेफर पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल कुंदन कुमार मिश्रा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तुम पढ़ाई को बूस्ट करो, तैयार करो, पीवाईक्यू लगाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 15 वर्षीय एकाधिकार के साथ 24 निर्देश करते हैं। नौसैनिक विजय 1611 की बात है, स्वाली होल कैप्टन मिडल्टन ने पुर्तगाल से लड़ाई की और नौसैनिक विजय हुआ। 1620 ईस्वी में पुनः पुर्तगालियों को हराया। बम्बई प्रांत 1661 में चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन की विवाह हुआ, दहेज में कंपनी को मिल गया, दहेज में राजा को मिला बम्बे, और उन्होंने 10 पाउंड के लिए कंपनी को दे दिया। थॉमस रो कब आया था? हॉकिंग्स कब आया था? मिडल्टन। देखो कहीं हॉकिंग्स लिखता है 1608, देखो 8 में तो इसको भेजा था। 1608 में वहाँ के राजा ने भेजा था कि जाओ तुम संधि करने के लिए, 9 में पहुंचा था भारत। मिडल्टन हॉल, इन चारों व्यक्तियों के मतलब कहने का मतलब है जितना मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक मैं पढ़ा दिया हूँ। और देखो तुमको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने अपने मित्र समूह में बताओ कि सर पढ़ा रहे हैं, कुंदन सर पढ़ा रहे हैं, और तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ। जितना मैं कवर कर रहा हूँ इतना कवर करने के लिए, इतना माइंड सेट के साथ पढ़ने के लिए तुमको लाखों रुपए बच्चे देते हैं, आईएएस के कोचिंग में जाकर पढ़ाई करते हैं, उसी नॉलेज के साथ उसी तरीका से और उसी कंटेंट के साथ मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। इससे बेहतर अगर तुमको इससे बेहतर कहीं मिल जाता तो तुम पूछना। तुम विश्वास करो, मुझ पर विश्वास कर पढ़ाई करो, तुम समझो, पीवाईक्यू देखो पहले क्वेश्चन कैसे पूछा। अगर तुमसे क्वेश्चन बन रहा है तो तुम हमारे चैनल को जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा टारगेट है कि अगर तुमको बीपीएससी में मान लो अगर बीपीएससी में इतिहास के 30 क्वेश्चन आता है तो 30 क्वेश्चन देखो, बीपीएससी में 30 से 35 क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, इतना हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, इतना क्वेश्चन आता है तो लगभग इसमें से 99% एक्यूरेसी के साथ तुम अपना कवर करो, पास करो। इतना नंबर लाने का मेरा टारगेट है। हमारा बच्चा सब जो हमसे पढ़ रहा है इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा ही नंबर लेकर आएगा, हो सकता है 30 में 30 लेकर आए। इतना विश्वास के साथ मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, फिर मिलेंगे और इसके आगे कहानी देखेंगे। कहानी रुकती नहीं है भाई, अभी तो 1661 की बात है, अभी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे फैलती है इसके बारे में तमाम चीज़ें हम लोग को जानना है, समझना है। 1600 कंपनी की स्थापना होती है, प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, तमाम चीज़ें भारत में कंपनी कैसे विस्तार करती है, 1857 की क्रांति, तमाम चीज़ें देख रहे हैं हम लोग को समझना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। भारत में भी क्या, भारत की आज़ादी, अभी तो बहुत, अभी तो टेलर है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है भाई। दोस्तों बने रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।